मेरे सभी साथियों को और देशवासियों को जय भारत, जय संविधान। साथियों, अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावे किए, गारंटियां पेश करी। उन गारंटियों में महिलाओं को नगद रुपया देने का भी वादा किया गया, रसोई गैस को सस्ता करने का वादा किया गया और यमुना में सफाई के साथ साथ में यहाँ पे कश्तियां, वो जो मोटर बोट तक चलाने का वादा किया गया। अब कई महीने हो गए हैं या काफी दिन हो गए हैं, अभी तक उनमें से कोई भी चीज हमें सामने दिखाई नहीं दे रही प्रैक्टिकल में। पहली बात तो दिल्ली में और पूरे देश में ये होना चाहिए था कि जितने बेरोजगार लोग हैं, ये दावे करने चाहिए थे, जितने बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, युवा है, लड़के लड़कियां, हम सभी का सर्वे करेंगे और उसके सर्वे के बाद में सभी लोगों को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे और फिर हम सब लोगों से देश में उत्पादन कराने के लिए सरकारी रोजगार देंगे। ऐसा वादा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। दूसरा, देश में जो फैल रही अराजकता है, जो या धार्मिक उन्माद है, जातीय उन्माद है, या भाषाई उन्माद है, या क्षेत्र का जो उन्माद है, जो आपस में जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं, इनको कैसे समझ से रखा जाए, सामाजिक सौहार्द कैसे बनाया जाए, हम इसके लिए पहल करेंगे। इसकी गारंटी होनी चाहिए थी। इसी को राजनीति कहते हैं, राजनीति, देश को चलाने का तरीका। लेकिन अभी परसों मैंने एक फेसबुक पे आपको अखबार की कटिंग भी डाली। मैं धन्यवाद करता हूँ ये प्रिंट मीडिया को, जो इस तरीके की चीजें समाज में जो उजागर कर देते हैं कि आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो आपसे वादा किया था वो देख लीजिए, अब जो उन्होंने काम कर दिया है उसको देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिंट मीडिया के साथियों को, जो समाज में इस तरीके का उजागर कर देते हैं। तो उस अखबार की मेन हेडलाइन में था कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को महंगा कर दिया गया है। जबकि अभी अभी जब चुनाव हो रहा था दिल्ली विधानसभा में, तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो कुर्सी पे बैठे हैं और उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। 803 रुपए का सिलेंडर था जो 500 रुपए में दिया जाएगा। और किसी भी त्योहार पे, दिवाली है, होली है, दशहरा है, होली तो निकल भी गई है, तो उस त्योहार पे, और ईद भी निकल गई है, ना तो होली पे फ्री सिलेंडर दिया गया किसी को और ना ही ईद पे किसी को फ्री सिलेंडर दिया गया। तो दो त्योहार भी निकल गए और जो 803 रुपए का जो सिलेंडर था वो 500 रुपए का होने के बजाय वो 853 रुपए का हो गया। एक तरफ तो वो फ्री देना चाह रहे थे और 803 में से 303 रुपया वो घटाना चाह रहे थे, सिलेंडर में 500 का करना चाह रहे थे। वो ना करने के बाद उन्होंने और 50 रुपए और एक्स्ट्रा और बढ़ा दिए।
और जो 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देने का जो वादा किया था, वो अभी तक तो एक महिला को भी मिला नहीं है दिल्ली में, क्योंकि हम भी बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन पहले ही किसी एक महिला को भी 2500 रुपए दे दिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 25 नेता बीजेपी के उस 2500 रुपए पे फोटो खिंचवाएंगे अपना, और बहुत उसका गाना गाएंगे कि आज हमने 2500 रुपए एक महिला को दे दिए। खैर, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि 2500 रुपए दिया जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि जो 2009 या 10 के साल में जो 721 रुपया पर डे की जो दिहाड़ी जो तय हुई थी प्रत्येक नागरिक की, दिल्ली में ही और पूरे भारत में, कि प्रत्येक व्यक्ति को 721 रुपया पर डे दिया जाएगा, चाहे वो झाड़ू पोछा करता है, चाहे वो बर्तन मांजता है, चाहे वो गड्ढे खोदता है या पेड़ पौधे लगाता है, साफ सफाई करता है, या और जो मजदूरी करता है, 721 रुपया उसको सरकारी आधार पर दिया जाएगा। ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे तय किया गया। मैं उस पक्ष में हूं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिलना चाहिए। जो 721 रुपये जो तय हुआ था 2009-10 में, वो तय होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति को अगर 721 रुपया एक दिन का मिलेगा, और अभी 8वें वेतन की जो घोषणा जो हो गई है, उसके तहत में अगर वो बढ़ के अगर वो पैसा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि 22 से 23 या 24-25 हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति को हर महीना तनख्वाह मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा फायदे में रहेगा। 2500 रुपया फ्री देने से बेहतर है कि प्रत्येक आदमी के हाथ में रोजगार होना चाहिए, और जब प्रत्येक आदमी के हाथ में रोजगार होगा तो उसको पास 24 से 25 हजार रुपये तनख्वाह उसको मिल जाएगी, अगर 8वां वेतन भी अगर उसमें जोड़ दिया जाएगा तो। ये तो 9 या 10 में जो तय हुआ था 721 रुपये पर डे का, वो देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई कहता मैं 1600 रुपये फ्री दूंगा, कोई कह रहा 2500 फ्री दूंगा, कोई कह रहा 3000 फ्री दूंगा। भाई, मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, चुने हुए प्रतिनिधियों से, कि आप कहां से देंगे? जो पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है, अगर एक तरफ तुम 2500 रुपये दे भी देते हो, तो उसके बदले में तुमने किया क्या? तुमने रसोई गैस को महंगा कर दिया है, और जो खाने की जो बाकी की जो चीजें थी उसको महंगा कर दिया। दूध पे 2 रुपए बढ़ा दिया आपने। जो करोड़ों लोग जो दूध खरीदते हैं, आज जो दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ से ज्यादा की। अगर दिल्ली की मैं बात करूं, तो अगर 2 करोड़ लोग भी अगर 1-1 लीटर भी दूध खरीदते हैं, तो 4 करोड़ रुपया डेली का आपने ले लिया उनसे। डेली का 4 करोड़ रुपया उनके ऊपर बोझ डाल दिया। आपने दिया कितना? 2500 रुपए के देने की बात करें, लेकिन 4 करोड़ का आपने बोझ भी उनके ऊपर डाल दिया। और अगर इन 2 करोड़ लोगों को अगर वो सिलेंडर भी लेते हैं और उनको आपने 50 रुपए बढ़ा दिया है, तो 2 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने का आपने नुकसान किया। तो जो 2500 रुपए जो देने का वादा किया था, जो दिया भी नहीं है अभी आपने, उल्टा आपने और महंगाई को और चरम सीमा पे पहुंचा दिया। मैं बार बार एक सवाल उठाता हूं कि जो मेट्रो का जो किराया था दिल्ली में, वो 30 रुपया लास्ट था, फिर 40 हो गया था, फिर 60 हो गया। अब ये 60 रुपया तक कैसे पहुंचा? 30 से जो बिजली जो थी दिल्ली में जिससे मेट्रो चलती है, पहले 8 रुपए पर यूनिट मेट्रो को बिजली दी गई, फिर उसका रेट बढ़ा दिया गया, अब 16 रुपया पे दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने 8 से 16 पे बिजली लेना शुरू करी, उन्होंने 30 रुपए से 60 रुपया किराया बढ़ा दिया एक तरफ का। पहले दोनों तरफ के 60 रुपए लगते थे आने जाने के, और अब 120 रुपए लगता है। तो यानी 60 रुपया रोजाना का एक व्यक्ति का आप लूट रहे हैं। ये मेट्रो तो लूट ही रहा है, मेट्रो के साथ में आप लोगों ने जो बिजली के जो रेट बढ़ा के दिए उसने वहां किराया बढ़ा दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली तो मेट्रो तो दिल्ली में चलती है, और दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो दिल्ली में जो होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो काम है, या पूरे देश में जो भी कोई सिस्टम चलता है, वो तो सरकार के अधीन रहता है। तो सरकार को उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए था कि भाई आप ये किराया मत बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने तो किराया बढ़ा दिया। ये बोझ किस पे पड़ा? आम नागरिक के ऊपर।
तो ये जो झूठ बोल के जो आप सत्ता में आ रहे हो, इसका एक समाधान है बहुत अच्छा। जो मेरे साथी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जब आप सुन लेंगे तो ताकि बात और तक पहुंच जाए। 1975 के दशक में एक आंदोलन हुआ था देश में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने उठाया था। यहाँ पे वोट वापसी कानून का एक प्रावधान रखना चाहते थे देश में, कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो वादा करते हैं और वादे के ऊपर खरा नहीं उतरते, या फिर जो उसका काम है, जो ड्यूटी है, उस कुर्सी पे बैठने के बाद जो उसकी जो ड्यूटी है, उसको अगर वो नहीं निभाता है, तो उसको जनता जैसे उसको मताधिकार से चुनती है, उसी मताधिकार के तहत उसको हटा सकती है। ऐसा एक आंदोलन शुरू हुआ जो बड़े पैमाने पे जो उठा, लेकिन वो दबके रह गया। क्यों दबके रह गया? क्योंकि वो जनता के हित में था, इसलिए जो देश के जो चुने गए प्रतिनिधि थे, जो संसद में जो प्रस्ताव पास करते हैं या राज्यसभा में पास करते हैं, इन्होंने उसको पास ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको काम करना पड़ता, ये काम करना नहीं चाहते हैं। अगर ये काम करना चाहते, ईमानदार लोग होते, तो ये उस प्रस्ताव को पास कर देते। सभी पार्टियों ने यह दावा किया, मैं फ्री में आपको ये दूंगा, मैं फ्री में आपको वो दूंगा, मैं फ्री में, यह फ्री की जो रेवड़ियां बांटने का जो कार्यक्रम बनाया, इसके लिए चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में ना लिया, और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर सख्ती नहीं करी कि आप लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान में प्रावधान है कि आप चुनाव के समय में लोक लुभावन वादे, यानी लोगों को ये हम बहकाना कि हम ये सामान आपको देंगे, ये आप नहीं कर सकते, लेकिन किया गया, और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, ईमानदारी से नहीं देश के साथ में खड़ा है। मैं चुनाव आयोग को 100% में बेईमान घोषित करता हूं। अभी अभी बयान आया कि जो वीवीपैट जो है, पर्ची जो है, जो इलेक्शन के दौर में निकलती है, वोट जब हम ईवीएम पे बटन दबाते हैं, तो उससे जो पर्ची जो निकलती है, उस पर्ची का वो क्या था कि उसको गिनने का लोगों ने कुछ ने वो उठाया मुद्दा कि जो पर्ची है वो गिनी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस पर्ची को नहीं गिना जा सकता। भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से या और न्यायालयों से या चुनाव आयोग से ये पूछना चाहता हूं कि भारत तो लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत के संविधान के अनुसार, और जो लोग हैं उनके हित में जो काम होना चाहिए था, आप होते कौन है मना करने वाले? आप देश के नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, लोक सेवक हैं, आप नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नौकर है, चुनाव आयोग भी नौकर है, और चुने गए प्रतिनिधि वो भी नौकर हैं। अगर आप नौकर हैं देश के नागरिकों के भारत के संविधान के द्वारा, तो फिर आप होते कौन हैं इस चीज को देश के नागरिकों के हित में ये मना करने वाले कि ये नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आपको जो सैलरी जो मिलती है, सब लोगों को टीए मिलता है, कुर्सी मिलती है, ऑफिस मिलता है। एक आम नागरिक खेत में धूप में फटे कपड़ों में अभी अनाज काटेगा या काट रहा होगा, और फिर उसमें हल चलाएगा, फिर उसमें फिर पैदा करेगा, फिर देश के नागरिकों का पेट भरने का काम करेगा। एक आदमी गड्ढा खोद रहा होगा गर्मी में, अभी धूप में, लेकिन आप लोगों को एयर कंडीशन वो सुविधाएं मिली हुई हैं। आप ऑफिस में एयर कंडीशन, आपकी गाड़ी में एयर कंडीशन, आपके घर में एयर कंडीशन। आपको तो धूल मिट्टी दिखाई भी नहीं देती, धूल मिट्टी होती कैसी है। आप ऑफिस में से गाड़ी में बैठ जाते हो, गाड़ी में से दफ्तर में जाते हो, दफ्तर में से फिर घर में जाते हो, तो सब आपको तो बंद लिफाफे की तरह बिल्कुल आप कवर होके जाते हो। तो फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हो, उल्टा कहते हो काम नहीं होगा। तो ये तो देश के साथ गद्दारी है। न्यायालय भी, आयोग भी, और चुने गए प्रतिनिधि, संसद के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि, सबके सब देश के नागरिकों के नौकर हैं, लोक सेवक हैं।
सबको काम करना चाहिए, मना नहीं किया जा सकता। ये देश के नागरिकों के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप लोग, और देश के नागरिकों के साथ गद्दारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भारत के संविधान की अवहेलना कर रहे हो। अभी 14 अप्रैल आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी सरकार है, या कांग्रेस जिसकी सरकार लंबे समय तक रही, या आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार यहाँ पे लंबे समय दिल्ली में रही, ये सब के सब लंबे लंबे भाषण देंगे बाबा साहब के नाम पे। हम तो बाबा साहब के बिल्कुल ही अनुयायी हैं ऐसा महसूस कराएंगे। दफ्तर में फोटो लगाने की होड़ मच गई, मैं अपने ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाऊंगा, लेकिन बाबा साहब के द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया जो संविधान है, जो आर्टिकल्स हैं, जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनको हम लोग नहीं देंगे। ये हमारा दायित्व नहीं है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ हम बाबा साहब की फोटो तो लगा लेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान को हम मानेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसा करेंगे, अभी देखना, अभी नाटकबाजी होगा, नोटंकी करेंगे, सबके सब लोग नोटंकी करेंगे, माथा टेकेंगे फोटो के सामने, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस नाटक को दिखाएंगे कि देखिए हम बाबा साहब को। अरविंद केजरीवाल ने तो ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं तो बिल्कुल ही अम्बेडकर का भगत हूं, भीम योजना चला दी, पता क्या क्या कर दिया, लेकिन उनमें से किया कुछ भी नहीं। राहुल गांधी तो संविधान की छोटी सी बुक लेके घूम रहे हैं, हम संविधान बचाएंगे। अब मुझे तो हंसी आई, मैंने उनको बोला राहुल भाई किससे बचा रहे हो संविधान, आप क्यों बचा रहे हो? आपकी जहां जहां सरकार है वहां संविधान को लागू कर दीजिए, कौन रोकता है आपको? सरकार तो आपकी भी है, अभी तो खत्म तो नहीं हुई, राज्यों में तो है। तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां संविधान को आप लागू कर दीजिए, कौन रोकता है आपको? हम भी आपको सहयोग करेंगे। एक कहता संविधान को बचाएंगे, एक कहता संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं, दूसरा कहता है कि मैं तो बाबा साहब का बिल्कुल भक्त हूं। सबके सब नौटंकी कर रहे हैं, सबने विषय लगाए, हम आपको 2000 फ्री देंगे, 2500 फ्री देंगे, महिलाओं का किराया फ्री देंगे, लेकिन यहां राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने भी एक विषय बनाया कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पर आधारित विकसित समता मूलक संविधानवादी राष्ट्र निर्माण करेंगे, इसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और उसमें सभी भारत के नागरिकों को धन, धरती, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा, मान, सम्मान, सब और न्याय, सबको एक समान दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए देश में। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो गैर बराबरी की असमानता है, इसको हम खत्म करेंगे। हमने ये कहा, हमने विषय बनाया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी रोजगार देंगे। ये बहुत आसान है, दिया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, हम दे सकते हैं अगर हमें कभी मौका मिला तो। लेकिन देश के नागरिकों ने झूठे वादे करने वाले लोगों को अभी तत्काल में जो फायदा मिल रहा था इलेक्शन में, कि अभी 2500 रुपए अगर एक आदमी को, औरत को मिल जाएगा, और अगर घर में 3 औरतें होंगी तो 7500 रुपए मिल जाएगा। सिलेंडर हमारे को 500 रुपए में मिल जाएगा, 300 रुपए बचत हो जाएगी हमारी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस छोटे से लालच में हमने अपने जो 24-25 हजार रुपया जो सरकारी जो रेट 721 रुपए का जो 2009 में जो और 10 में जो तय किया गया था, वो मिल जाता, जिसको हम दिलवाने के लिए जो हम कह रहे थे, उसकी तरफ उन्होंने सोचा ये लंबा प्रोसेस है और ये छोटा सा प्रोसेस है, इनकी सरकार बन जाएगी, तत्काल ये पैसा हमें दे देंगे, नगद दे देंगे, तो हमने वोट उन लोगों को कर दिया। ये गलती हमारी भी है, हमारे देश के नागरिकों की या दिल्ली के नागरिकों की गलती है, इसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। अभी आपको पता, पानी जो प्राकृतिक जो चीज है, पानी जो आसमान से बरसता है, जो हवा जो चलती है, जो कुदरत जिसको हवा को चलाता है, ये हवा और पानी को भी बेच रहे हैं। या भूमाप, ये जो पानी के जो माफिया हैं, अभी देखिए पानी बिक रहा है, हर घर में पानी बिकता है। कोई 1 रुपए लीटर पी रहा है, तो कोई 2 रुपए लीटर पी रहा है, तो कोई फिर उसका रेंज बढ़ जाती है, 100 से 200 रुपए लीटर भी पानी पिया जा रहा है। तो ये
जो पानी भी बेच रहे हैं, हवा भी बेच रहे हैं, सांस ले रहे हो आप तो उसको भी ये बेच रहे हैं, पर्यावरण का टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर। तो साथियों, ये जो आपने जो लोक लुभावन वादे किए और वो पूरे नहीं कर रहे हैं। एक और बड़ा एक विषय याद आ गया, अभी मुख्यमंत्री जी जो अभी नई नई बनी है, रोड पे निकल रही थी, और जो रोड पे जो सालों से, कई सालों से तो मैं देख रहा हूं, जो गाय हैं और जो आवारा कुत्ते, जो दूसरे जो जानवर हैं, वो रोड पे बिल्कुल बीच में बैठ जाते हैं, ये पूरा रोड जाम कर लेते हैं। लोग बच बच के जो निकलते हैं हमसे, और ये सोच के निकलते हैं कि अगर हमने इसको थप्पड़ मारा, लात मारा या इसको डंडा मार दिया तो जो धार्मिक उन्माद ना हो जाए, क्योंकि गाय तो हमारी माता है, और अब माता को अगर हमने थप्पड़ मार दिया या डंडा मार दिया, वैसे तो हटती ही नहीं है वो, तो फिर यहाँ पे ऐसा ना हो जाए गाय माता को मारा। लेकिन वो गाय माता ने जब वो मुख्यमंत्री का जब रास्ता रोका तो उसको तुरंत ऐसा लगा कि वो मुश्किल से बची, वहां पे ऐसा हादसा होने वाला था। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि आवारा जो पशु हैं उनको तुरंत पकड़ के ऐसा किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो किया नहीं। उनकी वजह से रोजाना पता नहीं कितने हादसे होते हैं रोड पे। और सब्जी मंडी में या जहां पे बाजार है, वहां पे आपने देखा होगा आवारा सांड और गाय भागती हैं और लोगों को ऐसे टक्कर मार देती हैं, और कई लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। हम भी कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन उसको अदब से तो रखा जाए। गौशाला किस लिए खोली हुई होती है? या जो गाय पालने वाला जो व्यक्ति है, गाय निकालता है, गाय को छोड़ देता है, उसका दूध निकालता है, छोड़ देता है, वही गाय खत्ते पे गंदी चीजें खाती है, कूड़ा खाती है, लैट्रिन खाती है, गंदी सड़ी हुई रोटियां खाती है। अगर आप दूध निकाल रहे हो, दूध बेच रहे हो या पी रहे हो, तो फिर आप उसको खाना भी तो दीजिए घर पे बांध के। इसको अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं उन लोगों ने। ऐसा करना चाहिए था और उनको पर जुर्माना लगाना चाहिए जो लोग गाय पालते हैं और गाय का दूध निकाल के उसको ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं, वो फ्री में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गाय माता का इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, रोकना चाहिए, उनको पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो साथियों, जो साथी ये चाहते हैं कि जो अभी 2500 रुपए देने का वादा करा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो नहीं दिया। सिलेंडर फ्री में देना और 500 रुपए में देने का जो वादा किया था वो नहीं पूरा किया है। जो सीवर और जो दूसरी जो समस्या उनको ठीक नहीं किया है, पीने के पानी को, यमुना को ठीक नहीं किया है। तो साथियों, अभी आप उन लोगों को, या वो शुरुआत भी नहीं करी है, शुरुआत भी हो जाएगी तो दिखाई दे जाएगा। और वो कर क्या रहे हैं, वो मस्जिदों के नीचे हिंदू मूर्तियां ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिर ढूंढ रहे हैं। यहां टीवी का चैनल खोलिए, आज हिंदू और मुसलमान का यहाँ पे ये हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया, बहस छुड़ रही है, लंबी लंबी वो लंबी चर्चाएं हो रही हैं कि जो ज्ञानव्यापी में ये मूर्ति मिली, ये कैसे मिली। ये तो सब जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू पहले रहता था और मुगल बाद में आए थे, और मुसलमान इस्लाम धर्म बाद में हुआ। तो जो यहाँ धरती जो पलटती रहती है, अभी जो यमुना में जो मूर्तियां पाई जा रही हैं, जो यमुना की जो जमीन है, जो बहुत बड़े लेवल पे जो थी, जो चौड़ी जो थी, उसकी जो जहाँ खेती आज हो रही है, उसको आप खुदाई करके देखिए, वहां बहुत सारी मूर्तियां निकलेंगी। तो ऐसे यहाँ पे जो 84 जो बौद्ध स्तूप जो बनाए गए थे, जो सम्राट अशोक ने बनाए थे 84,000। जब इनके और नीचे जो तीसरी परत जब खोदी जाएगी तो वो 84,000 स्तूप भी निकलेंगे, तो निकलता रहेगा। लेकिन लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई ये है कि आदमी को भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, जिंदा रहने के लिए भी रोटी चाहिए, पौष्टिक आहार तो बाद की बात है, और शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए, और आने जाने के लिए या दूसरी चीजों के लिए उसको थोड़ा बहुत धन चाहिए, इसकी जरूरत है।
अगर इंसान जिंदा रहेगा तभी तो धर्म जिंदा रहेगा। पहले इंसानों को जिंदा रखने की कोशिश कीजिए। और महत्वपूर्ण बात कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी मनमानी हो रही है, राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने यह भी एक विषय बनाया था कि हम प्राइवेटेशन को, निजीकरण को बंद करके हम सब कुछ सरकार में तब्दील कर देंगे। जितने भी स्कूल हैं जो प्राइवेट हैं या सरकारी अस्पताल की जगह जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनकी भरमार हो गई है, जो आदमी को रेट लिस्ट बताते हैं। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वो लिस्ट लगी हुई है वहां पे, इतनी देर बेड पे लेटोगे तो इतने हजार, इतनी देर बेड पे लेटोगे इतने हजार, इतने इंजेक्शन के इतने हजार, इतने के इतने हजार, डॉक्टर की फीस इतनी है, ये सब लिस्ट लगा देते हैं। एक आदमी अगर वो लिस्ट पढ़ लेगा पहले हॉस्पिटल में, तो वो अपने मरीज को लेके वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक बार अगर एक बेड पे आदमी लिटा दिया तो समझ लिया जाए 8 से 10 हजार रुपए गए उसके, 1-2 घंटे के लिए भी। अगर 8 से 10 हजार रुपए चले गए तो वो आदमी सोचेगा कि मेरे पास पैसा है नहीं, और अस्पताल वाले मुझे जब जाने देंगे जब मैं पैसा दूंगा। ऐसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने से पहले आदमी आज ये सोच रहा है कि एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी, अभी अखबार में भी आउट हो रहा था कि वर्दी के पैसे, किताबों के पैसे स्कूल जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं, और जो किताब 200, 250 या 300 या 500 की आती है उसके 5,000 रुपए ले रहे हैं, 2,500 ले रहे हैं, 3,000 ले रहे हैं, और फिर डोनेशन लेते हैं। तो ये जो सब कुछ जो चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, जब हम सरकार चलाते हैं तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर है क्यों? हम अस्पताल और स्कूलों को भी प्राइवेट नहीं रहने देंगे। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने विषय बनाया, उसका एक सरल सा तरीका है, वो किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग इस मुहिम में शुरू होंगे तो देखेंगे, सबसे पहला हम प्राइवेट सेक्टर को बंद करेंगे साथियों, और राइट टू रिकॉल को लेके आएंगे, वोट वापसी कानून को। जो नेता काम नहीं करेगा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसको उसके पद से वापस हटाया जा सकता है। इसके लिए, कानून के लिए हम एक जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं, और माननीय अनिल भारती एडवोकेट जी जो हैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने जनता पार्टी को जो विलय कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी में, उसको कोर्ट से लड़ाई लड़के उसको वापस खड़ा किया है। आज वो राष्ट्रवादी जनता पार्टी के रूप में है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन जो था, हम उसी आंदोलन को वो चला रहे हैं, और मेरी भी उसमें एक छोटी सी भूमिका है। आप लोग अगर इस आंदोलन में शामिल होते हैं, इस मिशन में शामिल होते हैं, तो साथियों आपको ही निगम पार्षद बनना है, आपको ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, आपको ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, आपको ही राज्यसभा में जाना है, आपको ही जिला परिषद में जाना है, ग्रामीण परिषद में जाना है। तो आप अपने आप जाइए, अपने बीच में से प्रतिनिधि चुनिए, और उन लोगों को भारत के संविधान का कैडर देने का काम मैं करूंगा। मैं शंकर लाल खिरालिया, आप लोगों से बार बार मेरी भेंट होती रहती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच जाए, तो ये आप सहयोग कर दीजिए, और फिर मुलाकात करते हैं साथियों। जय भारत, जय संविधान।